और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबका परिचय आपसे करा देते हैं। डॉक्टर केशव शर्मा मनोरोग विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ तायरा हसन सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुगंधा अग्रवाल एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट की, हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सभी मेहमानों का न्यूज स्टेट पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर केशव शर्मा जी आपके पास आना चाहेंगे। इस तरह की तस्वीर, इस तरह की बातें जो हैं वो देखने को क्यों मिलती है कि सड़क पर अगर कार टकराती है तो हाथापाई हो जाती है, कोई बात होती है तो फिर हाथापाई हो जाती है, भाई भाई का खून का प्यासा हो जाता है, बाप बेटे में तकरार देखने को मिलती है। वो क्या वजह है जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीर जो है वो देखने को मिलती है? आजकल प्रेशर्स जो हैं हमारे सोसाइटी में वो ऐसे इंक्रीज होते जा रहे हैं। हम में से कॉम्पिटिशन्स के बीच में जी रहे हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन होता है। एक्सक्यूज अक्सर आता है वर्क प्रेशर का कि अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ गया है, सब्सटेंस अब्यूज बढ़ गया है, और ऐसी स्थिति में इंसान अपने मानसिक स्थिति में रहता नहीं है और उस हवाले में इंसान क्या कर रहा है हम वो समझ नहीं पाते हैं। और दूसरी बहुत बड़ी बात यह है दैट पहले हम जॉइंट फैमिलीज में रहते थे तो हमारे पास दूसरे का साथ रहता था। हम अपने भाई बहनों से बात करते थे, अगर मम्मी पापा से कुछ आनाकानी हो गई है तो दादा दादी के पास चले जाते थे। परिवार में कुछ ना कुछ लोग रहते थे जिनसे हम सपोर्ट मिल पाती थी हमें। आजकल हम क्योंकि इंडिविजुअल एक अकेली रहने वाली सोसाइटी में आ गए हैं, हम न्यूक्लियर सोसाइटी में आ गए। न्यूक्लियर से हम सिंगल पर्सन सोसाइटी में रह रहे हैं जहां हमारे पास सपोर्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। क्योंकि सपोर्ट नहीं है, सोशल सपोर्ट की कमी की वजह से हमारे साइकोलॉजिकल हेल्थ पे काफी असर पड़ता है। कई तरह की जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो देखने में आते हैं अक्सर, जहाँ पे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, एंटी सोशल पर्सनालिटी है। ऐसी स्थिति में इंसान अपना दूसरे की भावना को समझना, जिसे हम कहते हैं लैक ऑफ एम्पैथी, जो है वो बहुत कम होती जाती है। और जो वो उस स्थिति में जो भी व्यवहार दूसरों के साथ कर रहे हैं उसमें वो ये समझने की क्षमता भी उनके अंदर कम हो जाती है कि जो वो चीजें कह रहे हैं या जो उनके जो भी उनका व्यवहार है, या चाहे वो बोलकर किसी को कुछ हर्ट कर रहे हैं या किसी की मार पिटाई के हर्ट कर रहे हैं, उसका दूसरे के ऊपर असर क्या होगा। तो ये सोचने की क्षमता हमारे अंदर दिन ब दिन कम होती जा रही है। मेजर फैक्टर मैं यही कहूंगी कि हमारा जो कल्चरल सिस्टम है, जो हम जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर की तरफ से, न्यूक्लियर से इंडिविजुअल सोसाइटी में जो हम शिफ्ट हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा कारण है। केशव शर्मा जी ये भी जरा समझाइएगा। मान लीजिए कि मैं हूं, मुझे कैसे समझ में आएगा वो क्या सिम्टम्स हैं कि मैं इस चीज से ग्रसित हूं और इस चीज से मुझे परेशानी हो रही है? कैसे उन चीजों को मैं पकड़ पाऊंगा या समझ पाऊंगा? वो पहला चेंज क्या होगा जिससे आदमी वो पहला स्टेप ले सके? जी, सबसे पहला यही है कि हमारे दिन बाद रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा वर्क स्ट्रेसर है, घर पे काफी स्ट्रेसर्स हैं, और अगर हम किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं अंदर ही अंदर एक पहले हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि एक अंदर से एक ऐसी भावना आती है कि मुझे किसी से बात करने की जरूरत है। लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई बात करने के लिए नहीं होता है, हम किसी को रीच आउट नहीं कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली अक्सर जो लोग हैं, जो हम अर्बन सिटीज में जो हम कल्चर देखते हैं जो कि सब्सटेंस अब्यूज का है, अल्कोहल जो है, सब्सटेंसेस हैं, ये बहुत बड़ा एक रीजन बन चुका है कि ये एक सहारा ले लेते हैं। जो यंगस्टर्स हैं, कई तरह के लोग जो अकेले रहते हैं, इस चीज को अपना सहारा मानते हैं। उस चीज को सहारा ना मानकर अगर हम अपने घर परिवार के साथ जुड़ें, हम इंडिविजुअल रहते हैं, हम अपने अपने घरों से बाहर आए हैं कामकाज के जरिए से, लेकिन फिर भी एक फोन कॉल, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसका एक सही यूज करना बहुत जरूरी है। एक सोशल सेटअप बिल्ड करना, अपने दोस्त मित्रों से बात करना और अपने मन की बात जो है वो उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर हमें लगता है कि हमारे पास कोई नहीं है, अगर हम बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, काम पे बहुत प्रेशर है, तो हम हमेशा अपने सीनियर्स की, सुपरवाइजर्स की, हमारे जो कलीग्स होते हैं, और ऐसा नहीं है कि कहीं पे सोशल सपोर्ट होता नहीं है, सोशल सपोर्ट हमेशा अवेलेबल होता है। ये सिर्फ हमारे अंदर की बात होती है कि हम रीच आउट कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ठीक है, आपके पास आएंगे मैम। सामाजिक कार्यकर्ता तायरा हसन जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैम, आपसे समझना चाहूंगा कि पहले की स्थिति जो थी समाज में और अब की स्थिति जो समाज में, क्या डिफरेंस आप देख पा रही हैं? देखिए, जो सोसाइटी में
डिजेनरेशन और जो विघटन आप कहेंगे हुआ है समाज का, वो साफ दिख रहा है। और मेरा मानना है कि सिर्फ ये इस वजह से नहीं हुआ है, मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ कि वो जॉइंट फैमिली से हम न्यूक्लियर फैमिलीज में आ गए, क्योंकि जॉइंट फैमिली में भी जो अब मुखिया होते थे वो उस तरह से जस्टिस नहीं कर पाते थे फैमिली के सब लोगों के साथ। ये मैंने खुद देखा, क्योंकि मैं वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ और 24 साल से उत्तर प्रदेश की सरजमी पे काम कर रही हूँ। तो मैंने देखा है कि वहां भी जो बेटा बेहतर कमाता था उसकी पत्नी को बेहतर पोजीशन दी जाती थी। उस संयुक्त परिवार की बात मैं कर रही हूँ, ज्वाइंट फैमिली की। तो वहां पर भी न्याय, जो जस्टिस होना चाहिए औरत के साथ, उस तरह से नहीं होता था। इस वजह से थोड़ा सा ये चेंज हुआ, न्यूक्लियर में आए। न्यूक्लियर वजह नहीं है, वजह है हम मैटेरियलिस्टिक हो गए, वजह है कि हम सिर्फ पैसे की तरफ भागने लगे, वजह है कि पति पत्नी दोनों जब काम करते हैं, दोनों स्ट्रेस में होते हैं, दोनों अपने ऑफिस से, अपने काम से एक तनाव लेकर घर आते हैं, और वहां बच्चे को भी उस तरह से वो नहीं देख पाते। और अक्सर क्या होता है, माता पिता दोनों का गुस्सा बच्चे पे जाता है, ये देखा गया है। तो बच्चा जो है उसकी साइकोलॉजी बचपन से जो जिस तरह की हो जाती है, और देखिए ये बच्चा घर से देखता है। अगर माता और पिता में अग्रेशन है, बात बात पे झगड़ा हो जाता है, जैसे जिस फैमिलीज में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जहां बच्चे डोमेस्टिक वायलेंस देखते हैं, जहां देखते हैं कि पिता जो है वो पावर के जरिए, क्योंकि वो ज्यादा मजबूत है, वो माँ को जिस तरह से दबाता है, तो बच्चे भी देखिए वो चल के आगे डोमेस्टिक वायलेंस को पे जाते हैं। और जो एग्रेशन और गुस्सा होता है, उससे आप देखते हैं, भी आपने बात किया, वो डोमेस्टिक वायलेंस ही लीड करता है तमाम क्राइम्स को। पत्नी को मार देते हैं, किस मतलब हीनियस क्राइम भी कमिट हो जाता है। अगर छोटे शब्दों में समझा जाए तायरा जी, तो वो मेन रीजन क्या होगा जो आप समझ पा रही हो? पॉइंट वाइज अगर समझने की कोशिश करें तो वो मेन रीजन तो देखिए यही है कि जो बहुत ज्यादा तनाव है, ये मैं मानती हूँ। डिप्रेशन में मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो भी डिप्रेशन में से गुजर रहे हैं, वो बता नहीं पाते हैं और वो पूरा तनाव के साथ चलते हैं। तनाव जो है वो घर पे निकलता है, देखिए वो एक दूसरा, आप देखिए अभी मुझे लगता है 1 महीने पहले नोएडा में एक पार्किंग पे दिखा रहे हैं कि पार्किंग के लिए एक आदमी एक महिला को डंडे से मार रहा है। आपने देखा होगा वो क्लिप। ये क्या है, कितना एग्रेशन है लोगों में। मुझे लगता है इसका जवाब केशव शर्मा जी जरूर देंगे। महिलाओं के साथ भी अभद्रता करने पे आ गए। बिल्कुल। केशव शर्मा जी, क्या वो मनोस्थिति रहती होगी उस समय इस तरह की तस्वीर देखने के लिए? ये जो है सेंस ऑफ कंट्रोल और सेंस ऑफ पावर है, पावर और कंट्रोल का जो बैलेंस जो हम हमेशा अपने पास लेना चाहते हैं। हर किसी के अंदर एक, आई थिंक मैम से मैं अग्री करूंगी, हम मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं। उस चीज में हम चीजें इकट्ठी कर करके, मटेरियलिस्टिक चीजें इकट्ठी कर करके हम पावर को जीतना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम बहुत पावरफुल हो, क्योंकि हमारे पास पावर है इसलिए हम दूसरों को डोमिनेट करेंगे। जो भी इंसान पावर में होता है उसका व्यवहार बहुत ही आराम से देखा जाता है कि एनीबडी हु हैज द पावर, उसके अंदर डोमिनेट करने की टेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। क्योंकि मेरे पास एक बड़ी गाड़ी है और कोई बाइक वाला मुझे कैसे टक्कर मार गया, या मेरे पास बड़ी गाड़ी है और किसी बाइक ने मेरी गाड़ी की जगह पे पार्किंग कैसे कर दी, उस एग्जांपल से अगर मैं लूं, तो वो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ जाती है दैट मैंने इतना कुछ अर्न किया है, मेरे अंदर पावर ज्यादा है, मेरे पास कंट्रोल ज्यादा है। और बेसिकली हर कोई कंट्रोल की लड़ाई ही लड़ रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक अब्यूज हो, चाहे वो आपस में सोसाइटी में अगर कोई अब्यूज होता है, किसी भी तरह की जो मानसिक प्रॉब्लम होती है, दैट कम्स फ्रॉम द सेंस ऑफ पावर। कुछ लोग जो जूझ रहे होते हैं डिप्रेशन की, एंजाइटी की अगर हम बात करते हैं, उनके अंदर ये फीलिंग होती है कि हमारे अंदर से पावर चली गई, हम पावरलेस हो गए, हमारे पास कुछ है नहीं, हेल्पलेस हैं, होपलेस हैं। अब जो अब्यूजर होता है उसके पास ये सेंस रहता है कि मेरे पास सारा कंट्रोल है और मुझे और कंट्रोल कैसे लाना है और मुझे ये कैसे दिखाना है किसी को कि मेरे पास ज्यादा पावर है, दैट इज थ्रू द मीडियम ऑफ अब्यूज। ठीक है सुगंधा अग्रवाल जी, इस तरह के केसेस आपके पास आते होंगे अगर देखा जाए, जिस तरह से पावर की बात हो रही है, स्ट्रेस की बात हो रही है, डिप्रेशन की बात हो रही है, अगर ओवरऑल समझा जाए सुगंधा जी, तो वो केसेस सबसे ज्यादा कौन से देखने को मिलते हैं जहां ये बातें पुख्ता साबित होती हुई नजर आती हैं, पावर, स्ट्रेस, डिप्रेशन को लेकर?
सर बिल्कुल, आप किसी भी तरीके के डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आज उठा लीजिए। मेरे पास हर तरह के केसेस आते हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां महिलाएं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, शुरू से घर में रही हैं, घर परिवार के काम किए हैं, उसके बाद में अचानक शादी हो जाती है, शादी के बाद वो कहीं जाती हैं जहां पति अच्छा कमाता है। तो ऐसी जगहों पर पति के अंदर हमेशा एक डोमिनेंस वाला फीलिंग रहता है कि आप कुछ नहीं बोलेंगी या आपका कोई व्यू पॉइंट नहीं रखा जाएगा या आपसे हम कोई सलाह नहीं ले सकते हैं। मेरा मानना ये सर कि जरूरी नहीं है कि अगर आपने बहुत ज्यादा हाई एजुकेशन नहीं पाई है या बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है, सो दैट मींस आपके अंदर कॉमन सेंस या आईक्यू भी उतना नहीं होगा जितना उन लोग के अंदर होता है। ये जस्ट एक सर्कमस्टांसेस की बात होती है, फैमिलीज के। तो ये जो रवैया हमारे मतलब इस नहीं, चीज ठीक का है मुझे सुगंधा बहुत जी, दुख है मैं कि आपकी आज इस भी बात हमारे से एग्री समाज करता में- हूं, लेकिन उस केसेस में क्या होता होगा जहां महिलाएं डोमिनेटिंग नजर आती हों, या वो केसेस जहां पर महिलाएं अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ चली जाती हैं, वहां पर इस तरह के बिल्कुल, केसेस आपके बिल्कुल। पास आते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे केसेस भी आते हैं। मतलब मैं दोनों तरफ से खड़ी होती हूँ कोर्ट में। तो मेन लेकिन रीजन वहाँ क्या पर देते हैं वहां पर वो? क्या होता है अगर कि एक रीजन मैन के हिसाब से सोचा जाए, साथ ही साथ एक वुमेन के हिसाब से सोचा जाए, तो वो दोनों ही अपने अपने एक रीजन देते होंगे। तो आपके पास वो मेन रीजंस क्या आते होंगे? एक तो डोमेस्टिक वायलेंस समझ में आ रहा है, उसके अलावा जैसा कि मेरे दोनों साथियों ने अभी बताया आपको कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में क्या है कि हम सब लोग बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए। हमें सबको अपनी जिंदगी में हर चीज चाहिए, हर सहूलियत चाहिए। सुबह से भागना दौड़ना शुरू करके जो वो भागा दौड़ी हमारी शाम तक रहती है, शाम को हम थके हारे घर आ रहे हैं, घर आकर के जो हमारे पर्सनल लेवल पे चैलेंजेस हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने होते हैं और उनके बारे में डिस्कशन करके रिजॉल्व करना होता है। बट ये जो हमारी टाइम की कमी रह गई है कि हम आज सुबह से भागना शुरू करते हैं, शाम तक भागते हैं। आप ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में आपके बॉसेस आपके सर पे बैठे हैं, आप घर आते हैं, घर में कहीं पेरेंट्स के बीच में कुछ क्लैशेस हो रही हैं, कहीं वाइफ्स के बीच में हो रही हैं, कहीं हस्बैंड्स के बीच में हो रही हैं। तो ये जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है सब लोगों के ऊपर, बीट अ मैन और अ वुमेन, ये प्रेशर आज की डेट में झेल पाना हम सभी के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। आप देखते हैं फ्रीक्वेंटली बहुत बार मेरे कॉलीग्स हो गए, मेरे क्लाइंट्स हो गए, हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो बहुत डिप्रेस्ड दिखते हैं। वो चाह रहे होते हैं कि हम किसी से बात करें बट कई रीजन से नहीं कर पाते। तो एक जो ये हमारी सोसाइटी में डर है थोड़ा सा, मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो भी बोलते हैं कि मैम मुझे लगता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, लेकिन अगर मैंने किसी को बोल दिया कि मैं डिप्रेस्ड हूँ तो लोगों को लगेगा कि नहीं भाई इसको तो किसी पागलों के डॉक्टर को दिखा दो, इसके साथ तो कोई केशव शर्मा जी, इसका क्या उपाय है? ये डर कैसे निकलेगा जिस चीज का जिक्र कर रही है? सबसे जरूरी है जी जी केशव वर्मा बोलिए। इसके लिए सर जो मुझे लगता है ज्यादा जरूरी ये लगता है कि हमें ये जो स्टिग्मा है सोसाइटी में बहुत ज्यादा, ये जो शब्द मैम ने अभी यूज किया कि पागलों के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ये हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा स्टिग्मा है और जिसके लिए हम एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बहुत दिन रात मिलकर इसके बारे में बात कर रहे हैं थ्रू द सोशल मीडिया, थ्रू बहुत तरह के मीडियम से। बट साइकोलॉजिकल डिप्रेशन की अगर बात करें तो उदासी जो है, राइट, वहाँ पे नींद चली जाती है, भूख नहीं लगती है, मूड थोड़ा सा अपसेट है, बहुत सारी चीजें जो हमारी आती हैं। हम इसे एक पागलपन की बीमारी नहीं कह सकते बिकॉज ये बहुत बड़ा एक आई थिंक इस सोर्स पे जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इस चीज को डिस्टिग्मेटाइज करने की बहुत बड़ी जरूरत है। आई थिंक ये जो हम पढ़े लिखे लोग भी अगर हम जिस अपने अपने ओहदे पे हैं, अगर हम भी इस बात पे मेंटल हेल्थ, मैम उसी चीज का वो जिक्र कर रही थी सुगंधा जी कि वो जो डर है वो लोगों के मन में रहता है, मजाक उड़ाएंगे या वो डरते हैं किसी और से बात करने के लिए, उसको कैसे हटाए, उसको कैसे निकाला जाए, उसके लिए क्या स्टेप है? इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा और बात करने की जरूरत है। अगर हमारे कुछ साथी हमारे पास आते हैं और ये कहते हैं कि अगर मुझे, जैसे मैम ने जो एग्जांपल दिया, तो आई थिंक वहाँ पे उन्हें थोड़ा और मोटिवेट करने की जरूरत है कि ये सिर्फ पागलपन की बात नहीं है, दे कैन ऑलवेज रीच आउट। जरूरी नहीं है किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत है या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास। आई थिंक सबसे बड़ी जो कमी जो मैंने शुरू में कहा कि जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली, व्हाट आई मीन इज कि हमारा सोशल सपोर्ट खत्म हो गया है। हमें पता ही नहीं है कि हमें सपोर्ट कहाँ से मिलेगा। हम अपने दोस्तों में हम घर से बाहर सपोर्ट ढूंढते हैं, घर से बाहर सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, वहां हमें कोई गारंटी नहीं होती है कि सपोर्ट कहाँ से मिलेगा। तो अल्टीमेटली हम सबका
सब लोग जो है वो सपोर्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमें किसी भी तरह की मानसिक तनाव जो है, और हर कोई गुजर रहा है आफ्टर कोविड, और इस 2023 में हाल ही में बिल्कुल। ताहिरा हसन जी, डॉक्टर केशव शर्मा भी कह रही है कि एक सपोर्ट की बात होती है, वो सपोर्ट अगर मिलता है तो वो आदमी जिसको दिक्कत है या उसमें कोई सिम्टम्स दिख रहा है तो वो कोशिश करता है कि वो चीज़ों पे बात करे। आपको लगता है कि ताहिरा जी, जिस सपोर्ट की बात की जा रही है, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो वो रोल आप लोग निभा पाते होंगे और लोग आते होंगे कि हाँ वाकई वो सपोर्ट चाहिए, वो आप नोटिस कर पाते हैं? नहीं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन महिलाएं आती तभी तो हम लोग को पता चलता है कि कोविड के बाद तो हमारी महिलाएं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रही हैं। लेकिन जो एक बात ये हो रही है कि इसको रोका कैसे जाए, जब ये बात हो रही थी, हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ को अभी उस तरह से एड्रेस नहीं किया जा रहा है। मेंटल हेल्थ जो है, इसको बड़े, जो आप दूसरी कंट्रीज हैं डेवलप्ड, वहां देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है। इसको हम एक्टिविस्ट जो है वीमेन राइट्स, उसके अलावा जो मेंटल हेल्थ में लोग काम कर रहे हैं उनको आगे आना चाहिए। तमाम एनजीओज हैं उनको आना चाहिए। मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस नहीं है अभी। मैंने कहा ना, मेंटल हेल्थ एक बहुत अहम मसला है अब हमारे देश में भी। इसको एड्रेस करने की जरूरत है। इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने की जरूरत है। लोग जब होंगे, आएंगे, बात करेंगे, वो एक डिफरेंट बात है। देखिए, लोगों में अवेयरनेस हो, वो समझे ये कोई पागलपन नहीं, किसी को भी ये मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, इट्स अ काइंड ऑफ इलनेस, ये उनको समझना होगा। और जब ये समझेगा और हमारे और लोग समझेंगे, इसमें पढ़ाई लिखाई और गैर पढ़ाई से नहीं मतलब तो है, उसके लिए इसको समझने की जरूरत है। ठीक है ताहिरा जी, तो उसको समझाने के लिए क्या स्टेप्स जो है वो एक गवर्नमेंट की तरफ से उठानी चाहिए, साथ ही साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता को भी वो स्टेप्स उठाने चाहिए। वो कौन से स्टेप्स होंगे, कैसे लोगों तक पहुंचा जाए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो एनजीओज मेंटल हेल्थ पे, बहुत से एनजीओज हैं वो काम कर रहे हैं, उनको ले जाना चाहिए। सरकार को भी इसमें हेल्प करना चाहिए। सिर्फ एक उस दिन मेंटल हेल्थ, जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, सिर्फ वो मना लेने से नहीं होगा। आपको बराबर काम करते रहना पड़ेगा। और मैं फिर रिपीट करूंगी, ग्रास रूट पे भी जाना होगा। वहां भी हमारी महिलाएं इससे सफर कर रही। सुगंधा अग्रवाल जी भी कर रहे हैं। सुगंधा अग्रवाल जी, सर, इसमें मेरा थोड़ा मानना ये है कि हम अगर इस तरह की सोच ना रखें कि सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और सरकार को इस पर कुछ करना पड़ेगा, या सिर्फ समाज सेवी जो है वो आगे आकर करें, बल्कि अगर हम हर इंसान एक इंडिविजुअल लेवल पर इसके ऊपर काम करने की कोशिश करें, तो मुझे नहीं लगता है कि इस चीज को खत्म करने में हमें शायद 5 से 10 साल से ऊपर का टाइम लगेगा। बिकॉज मेरे पास जब केसेस आते हैं तो पहली चीज मैं क्या कोशिश करती हूँ कि आप मुझे बताओ प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई है। और फॉर फर्स्ट 2 to 3 मीटिंग्स मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दोनों हस्बैंड वाइफ से बात करके या दोनों तरफ की बात सुन के उस चीज को खत्म करो, उस चीज को समझाओ, उन दोनों के साथ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, उसको अपने लेवल पर आप खत्म करो। तो अगर आप अपने नेबरहुड में, वो ये तो डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो गई, जहां आप समझाने की कोशिश करते हैं, या फिर जहां डाइवोर्स वाली चीजें आ जाती वहां आप समझाने की कोशिश करते हैं? नहीं सर, नॉट ओनली डोमेस्टिक वायलेंस, बट नॉर्मल लोगों के साथ भी जो रूटीन में। अब आप ये देखिए, जैसे आपने बात शुरू एक सवाल है मैम, ठीक है, आप कंप्लीट करिएगा, बस एक सवाल है मन में, जरा सुन लीजिएगा। बस ये है कि अगर जहां पर भाई ही भाई का दुश्मन बन जा रहा है, जहां पर एक बेटा ही पिता का दुश्मन बन जा रहा है और उसके हाथ तक नहीं कांपते, वो मर्डर कर देता है, वहां कैसे इस तरह के केसेस भी आपके पास आते होंगे, वहां क्या करते होंगे आप लोग? जी बिल्कुल 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 आते हैं सर। अब देखिए, जो हो गया, जिसने मर्डर कर दिया या जो जिसका दुश्मन बन गया और उसने नुकसान पहुंचा दिया, उस क्षति को तो आप पूरा नहीं कर सकते। लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट भी इसमें करती है। इनफैक्ट जो लोग जेल में जाते भी हैं, वहां पर भी इस तरीके की काउंसलिंग और इस तरीके के मेडिएशन सेंटर्स होते हैं और इस तरीके की हेल्प की जाती है उन लोगों को, कि जिससे उनकी मानसिक स्थिति को थोड़ा सुधारा जा सके, जिससे हमें पता चले कि उनको कहाँ इतना ज्यादा प्रेशर आया या क्या रीजंस ऐसे डेवलप हुए जिसकी वजह से हम आज इस मुकाम पर पहुंच गए कि वो अपने ही घर में इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। और जहां तक ये सोशल प्रेशर्स की बात है सर, अगर हम अपने आपस में भी इन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करें, हम अपने नेबरहुड की बातें सुन करके, मेरे पास बहुत ऐसे किस्से आते हैं कि मैं जहाँ रहती हूँ, लोगों को पता है कि भाई ये एक लॉयर पास में रहती है, तो कहीं भी कुछ होता है तो लोग उठ करके मेरे पास आते हैं डायरेक्टली कि जी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और हमें केस डालना है, बताइए क्या करें। और केस डालने के बाद आप लोग सब जानते हैं कि क्या होता है कोर्ट के। तो मैं हमेशा कोशिश अपनी तरफ से ये करती हूँ कि चलो, जिन बातों की वजह से भी ये सारे डिस्प्यूट्स अराइज हुए हैं या आपके बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पहले तो
रूट देखो उसका कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से शुरू हुई है, उस प्रॉब्लम को क्या पता हम बाद में भी तो आप आउट ऑफ कोर्ट जाकर के सेटलमेंट कुछ कमियां आई हो तो क्यों ना सुगंधा उस जी, चीज को पहले करें। ऐसे केसेस में कुछ कमियां आई हो, बहुत वक्त हो गया होगा आपको मुझे लगता है, और आपने कई लोगों को समझाया होगा ऐसे में केसेस बढ़ने नहीं चाहिए, कम होने चाहिए, ऐसा हुआ है कुछ ग्रास रूट पे? बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए मतलब मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मेरे पास अभी पीछे पिछले 1.5 साल में 2-4 ऐसे मैटर्स आए जहां पर छोटे छोटे पैसों का डिस्प्यूट था कि कोरोना में आपको भी पता है कि सभी की हालत खराब थी, तो वो डिस्प्यूट्स ऐसे नहीं थे कि जहां पर आदमी डेलिबरेटली या इंटेंशनली आपका पैसा मार के भागना चाह रहा था। मुझे उन सर्कमस्टांसेस को देखकर लगा कि नहीं भाई, शायद वाकई में सामने वाला कुछ मजबूरी में है, कोरोना में काम नहीं चला, बिजनेस फेल हो गए। तो वहां पर मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि मैं उन लोग को समझाऊं कि देखो कोर्ट कचहरी के अंदर जाकर के अंत में होना सेटलमेंट है, दोनों लोग तरफ से लोग परेशान होते हैं, प्रेशर आ जाता है तो पता नहीं सामने वाले के दिमाग में क्या है क्या नहीं आए, चीजें खराब हो जाए, तो मेरे सामने चीजें सुगंधा जी की इस बात से आप एग्री करती हैं कि जहां पर प्रेशर वाली बात आती है कि वो, या फिर मजबूरी वर्ड जो इन्होंने यूज किया कि मजबूरी में लोग हत्या कर देते हैं? मजबूरी में देखिए ठीक है मैम, आपकी आवाज थोड़ी सी कट कट के आ रही है, आपके पास वापस आएंगे, टेक्निकल इशू है। तायरा हसन जी हमारे साथ बनी हुई है, आप इस बात से एग्री करते हैं कि मजबूरी होगी, इस वजह से कोई इस तरह के स्टेप उठा लेता है? नहीं, मजबूरी नहीं होती है। देखिए मैंने कहा ना कि वो एग्रेशन और पूरी तरह से एरोगेंस, कि जब ये डोमेस्टिक वायलेंस में जो आपने कहा ये टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, उसमें क्या होता है, वो एरोगेंस होती है कि नो नहीं टॉलरेट कर सकते हम। बहुत सी बच्चियां हैं, ईव टीजिंग होती है, उसके बाद देखिए आप उनके साथ बलात्कार हो जाता है, इस तरह से उनको वो करते हैं। ये पूरा एरोगेंस और एग्रेशन का एक साइन है कि नहीं, पावर का साइन है, नो आई कांट एक्सेप्ट नो। तो ये चीज है, और जहां बाप और बेटे में हो रहा है, देखिए वहां पे कहीं ना कहीं जमीन जायदाद की बात है, जो मैंने कहा मेटेरियलिस्टिक फाइनेंस, पैसा, ये सब चीजें हैं कि मुझे मिले, दूसरे भाई बहनों को ना मिले, भले ही कानून बन गया हो, ये बहुत देखने को मिलता है, मैं इसको मानती हूँ। लेकिन मैं एक चीज से मैं डिसएग्री करती हूँ, जो अभी एडवोकेट हमारी जो बैठी हैं साथी, उन्होंने कहा कि हम तो कर ही रहे हैं, जो हम लोग करते हैं जो वो कर सकती है। ऐसे नहीं होता है, सरकार के बिना योगदान के कोई भी चीज आप रोक नहीं सकते हैं, वरना सरकारें बनती किस लिए? हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अपने स्ट्रगल से हासिल किया, प्रोटेक्शन ऑफिसर बना, तायरा जी, आप सब चीज बनाई गई। पहले के मुकाबले आप सरकार के अगर रोल की बात करें इन पूरी चीजों पर, आपको लगता है कि वो रोल ज्यादा बड़ा हुआ है या इन्वॉल्वमेंट सरकार का ज्यादा हुआ है? सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जिन जिन चीजों में हो रहा है वो कर की जा रही है, ऐसा नहीं है। निर्भया के बाद एक मजबूत कानून बना, जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई, वो क्यों गठित हुई थी? निर्भया के बाद हम आपस में सब रोक लेते हैं, एक दूसरे महिलाएं सब उतर तो आई थी सड़कों पे। ऐसे नहीं होता है, कानून का भी अपना रोल होता है और सरकारों का अपना रोल होता है, तब हम उनको सेलेक्ट करके जिता के भेजते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ऐसे नहीं है, देश ही सबसे बड़ा लोकतंत्र संविधान से चलता है। सुगंधा जी, कहना चाहती हूँ वकील साहिबा से कि ऐसा नहीं है सुगंधा जी, कानून की सरकार की जरूरत है भाई, हमको बहुत सख्त जरूरत है। सुगंधा जी, सवाल मेरा इसी से जुड़ा था, आप थोड़ी देर पहले जब जिक्र कर रहे थे तो मन में मेरे यही सवाल आया था कि वो लोग कौन होंगे, उनकी मेंटालिटी क्या रहती होगी कि जो वो ये नहीं चाहते कि हमें कोर्ट कचहरी तक नहीं जाना है, जो है पहले सुलटा लो। सर देखिए, जब हम अपने चारों तरफ देखेंगे तो हमें हर तरीके के लोग नजर आते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ओवर अग्रेसिव हैं, जैसे आपने बात शुरू करी थी कि सड़क पर चल रहे होते हैं और गाड़ियां लगती हैं, आपस में लड़ाइयां हो जाती हैं, हॉर्न्स बजते हैं, ट्रैफिक जमा हो जाता है। तो वहाँ कई बार आप देखते हैं कि ऐसे भी लोग होते हैं कि गाड़ी पीछे से लगी, वो पीछे देखते हैं और कहते हैं अरे भाई संभाल के चलाया कर, और निकल जाते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं कि गाड़ी टच नहीं हुई। आपको लगता है कि जो इस तरह के केसेस आते हैं उसमें जो कानूनी प्रक्रिया है वो मजबूत हुई है या और मजबूत होने की जरूरत है, या कानून का अगर देखा जाए तो उसका फेस कैसा रहेगा, वो कैसे हेल्प करता हुआ नजर आएगा? जल्दी से छोटे शब्दों में जवाब दीजिएगा।
सर कानून का अपना एक तरीका है चीजों को करने का, और कानून अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स कर रहा है। जो एक्ट्स आपके ऑलरेडी बने हुए हैं, जिनके ऊपर काम हो रहा है, कानून अपने तरह से करता है। लेकिन सर कई बार क्या होता है, कानून के भी कई चीजों में अपने हाथ बंधे हुए होते हैं। और जैसे मैडम ने निर्भया कांड की बात बताई, तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं एक क्रिमिनल लॉयर भी हूँ, और मैं काफी बड़े लेवल पर रेप के केसेस करती हूँ। तो मेरे कुछ केसेस ऐसे हैं कि रेप के केसेस में इंस्ट्रक्शंस हैं, डायरेक्शंस हैं कि भाई आपको एक फला टाइम पीरियड के अंदर खत्म करना है उसको। लेकिन जजेस के अपने बंधन होते हैं, कभी कुछ रीजंस हो जाते हैं, कभी ट्रांसफर्स हो जाते हैं, कभी कोई फाइल्स इधर उधर हो जाती हैं। कि मेरा एक मैटर जिसमें भी प्रोसिक्यूशन का एविडेंस भी नहीं हुआ है, वो पिछले 5 सालों से चल रहा है, और 5 सालों से वो रेप विक्टिम जितनी बार कोर्ट में आती है उतनी बार हरास होती है। तो ऐसा नहीं है कि कानून चीजों को डिले करना चाहता है, कानून अपनी तरफ से सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी कुछ कारणों की वजह से चीजें थोड़ा डिले हो जाती हैं। डॉक्टर केशव शर्मा जी, शायद उस डिले की वजह से भी इंसान के अंदर काफी फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, क्योंकि कई बार आपने सुना होगा शायद कि लोगों ने आउट ऑफ कोर्ट फैसला कर लिया। ठीक है। डॉक्टर केशव वर्मा जी आपके पास आएंगे। तायरा जी कुछ कहना चाहिए, छोटे में जवाब दीजिएगा मैम, समय बहुत कम है। केशव वर्मा जी का रुक करना। आपने मुझसे एक सवाल पूछा था पहले कि क्राइम एक्सक्यूज, सो देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर क्राइम, राइट। सेकेंड इज, अगर मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, जैसे मैम ने कहा कि हम अपने आप शुरू कर सकते हैं। केशव वर्मा जी आप माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। तायरा जी कुछ कह रही, फिर आपके पास आता हूं। जी तायरा जी बोलिए, कंप्लीट करिए। नहीं, मैं कह रही हूँ कि रेप के केस का आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की सजेशन दे रही हैं, जहां हीनियस क्राइम है, महिला के साथ अस्मिता उसकी रौंदी जाती है। आखिर निर्भया की मां ने कानून का से हासिल किया कि नहीं किया कुछ? वो लोग जेल गए। हम कानून पे ही यकीन करते हैं, और रेप के केसेस में हम कानून से ही अपना रिड्रेसल करेंगे। हमने कानून इसीलिए बनवाए हैं, हमें आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, वी डोंट बिलीव इन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। मैम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की बात रिकवरी के मैटर्स में हुई थी। रेप के मैटर्स में मैं ये कह रही हूँ कि वो रेप का मैटर पिछले 5 सालों से पेंडिंग चल रहा है। ये मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है। केशव वर्मा जी, केशव शर्मा जी आपसे समझना चाहेंगे कि अगर पूरे स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रेस बढ़ता है, डिप्रेशन की चीजें सामने आती हैं, लक्षण की बात की जाए, शर्म करेगी? वो आती है, वो अपने न्याय के लिए कोर्ट में आ रही है। ठीक है तायरा जी, सवाल था मेरा, के लिए हमारी महिला कोर्ट में आ रही है, उसे क्या शर्म? वो सर उठा के आएगी, डरे वो रेपिस्ट? ये नहीं, यही चीज सुगंधा जी भी कह रही हैं। ठीक है तायरा जी, यही चीज सुगंधा जी भी कह रही हैं। वो जमीन के मामलों में बोल रहे हैं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश होती है, बाकी रेप वेप की चीजें जो होती हैं वो कोर्ट तक जाती हैं और वहां वो न्याय दिलाने का काम करते हैं। अगर सुगंधा जी मैंने सही कहा है मेरे हिसाब से? जी बिल्कुल सही सर। ठीक है। केशव शर्मा जी, इन रिश्तों की अगर बात की जाए, वो कैसे सुधार देखने को मिले, वो स्ट्रेस से आदमी दूर कैसे रहे, और अगर सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं, आजकल जॉब के लिए बाहर रहते हैं, तो वो एक दूसरे से अगर उनकी नहीं पट रही तो वो किसके पास जाएं? मतलब ओवरऑल अगर समझा जाए एक छोटे वर्णन में, तो ये पूरे रिश्ते को बनाकर कैसे रखा जाए और तनाव से दूर रहा जाए? इससे पहले मैं ना एक कमेंट करना चाहूंगी कि मैम ने कहा कि गवर्नमेंट का हेल्प चाहिए, और दूसरी एडवोकेट मैम ने कहा कि हम अपने आप से शुरू कर सकते हैं, जैसे वो आपसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बात करते हैं। सो इस पे मैं ये कमेंट करना चाहूंगी कि अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें, सो चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर हर इंसान अपनी तरफ से एक ज्यादा सेंसिटिव हो जाए towards the terms and terminologies that we use for mental health, कि पागल खाना, पागलों के डॉक्टर, जिस तरह जैसे साइकोटिक हो जाना, कई तरह के जैसे डिप्रेस्ड हो जाना, कोई इंसान जनरली भी उदास हो सकता है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा सेंसिटिवली अगर हम डील करना शुरू करें, तो एक घर से ही इसकी शुरुआत होती है। बिकॉज अगर मैं 5 साल पुराने स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, तो इंडिया हैड 300% शॉर्टेज ऑफ साइकोलॉजिस्ट। और हमारे पास पॉपुलेशन और जिस तरह से हमारे पास केसेस बढ़ रहे हैं मेंटल हेल्थ के, हम केटर नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। उसके लिए अगर हम गवर्नमेंट को ब्लेम करें या एज इंडिविजुअल ब्लेम करें, मुझे नहीं लगता वो कहीं की किसी भी तरह से वो एक इंसाफ होगा। चैरिटी बिगिंस एट होम एंड वी हैव टू स्टार्ट मेंटल हेल्थ एडवोकेसी फ्रॉम आवर ओन इंडिविजुअल साइड। ठीक है तायरा जी, जल्दी से। ठीक है मैम, समय बहुत कम है, एक छोटा सा जवाब तायरा जी देना चाह रही हैं। मैंने गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं किया है रेशमा जी, आपने सुना नहीं है, मेरा रिमाइंड करके सुनिए। मैंने कहा जब से गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है मेंटल हेल्थ में,
बेहतर फैसिलिटीज अब बढ़ने लगी है, अवेयरनेस प्रोग्राम होने लगे हैं। ठीक है मैम, बहुत आप awareness तीनों program मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए बेहद